Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video for channel. और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड का केमिकल ऑपरेटर का जो आपका सीरीज है बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है विद द नेम ऑफ 2.0। और इसका पार्ट 1 है जिसमें हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, उसी के साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये मस्ट वॉच वीडियो है आपके लिए। आपको हर दिन ये वीडियोस को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि आप अगर इन वीडियो को शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको हेल्प दिलाने की कोशिश करूँगा मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है वो देखिए आपका है, दिस इज द क्रिस्टलाइन बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट मोनोमर मॉलिक्यूल या यूनिट सेल या फिर एटम। द करेक्ट आंसर विल बी यूनिट सेल। यूनिट सेल आपका सबसे बेसिक यूनिट होता है जो रिपीट होते रहता है आपका, और ये हमारा सॉलिड स्टेट का सबसे ही बेसिक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। तो हम लोग बेसिक टू हाई लेवल जाने की कोशिश करेंगे और आपका एग्जाम में मॉडरेट पेपर आता है, तो जिस तरीके का हम क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डेस्क गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द चार्ज। तो फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर और नेचर ऑफ चार्ज तीनों कौन बताता है? तो ये आपका डायरेक्शन का भी बात यहाँ पे कर रहा है, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होना पड़ेगा क्योंकि वही डायरेक्शन आपका बताएगा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका डायरेक्शन भी बताता है, फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है, नेचर ऑफ द चार्ज भी बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। और आपको क्या जानना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका पर यूनिट चार्ज हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, साथ ही साथ आपको इसका यूनिट और डायमेंशन, ये सब चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यूनिट और डायमेंशन आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, तो कुछ काम मैं करूंगा, कुछ काम आप करेंगे, साथ ही साथ आपको ये सब चीज याद होते चला जाएगा। तो ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आपको करना है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फटाफट जो काम का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लेते चलेंगे। और उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट? तो ये आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म बताना है कि ये किसमें आपका पाया जाता है। तो पॉलीफॉर्मिक फॉर्म दो जो आपका होता है, रोम्बिक या मोनोक्लिनिक, रोम्बिक या ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल या ट्राइक्लिनिक, या हेक्सागोनल या मोनोक्लिनिक। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। यह आपका जब हम लोग सॉलिड स्टेट का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बेसिक में ही एक क्वेश्चन है। तो इसका आपको मतलब डिटेल्ड में आप पढ़ते भी है, आप डेरिवेशन भी करते हैं क्या होता है रोम्बिक मोनोक्लिनिक, लेकिन यहाँ पे इतना आपको नहीं जानना। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक इसका आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ रिवाइज भी करते रहना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका है व्हेन एक्सरे आर डिफ्रेक्टेड बाय अ सीरीज ऑफ प्लेन्स द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज समटाइम्स जीरो, दिस आर क्रिएटेड बाय एब्सेंट रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द नंबर ऑफ एब्सेंट रिफ्लेक्शन डिवाइडेड? ठीक है, तो 2, 10, 50 या फिर 100। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 इज योर करेक्ट आंसर। इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था ये क्वेश्चन। दिस मिसिंग रिफ्लेक्शंस are classified into two groups, those that are missing due to a quirk in the structure and that are missing due to the structure symmetry। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर स्ट्रक्चर में कोई क्विक आ जाता है या फिर आपका स्ट्रक्चर का सिमेट्री आपका क्या हो जाता है? मिसिंग होता है। तो ये दो तरीके का आपको मीन्स ये देखने को मिलता है। तो दो तरीके का जो था आपका सिस्टेमेटिक एब्सेंस आर व्हाट दे आर कॉल्ड, इसको सिस्टेमेटिक एब्सेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो रीजन की वजह से आता है, आपको ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है विच सॉलिड स्ट्रक्चर हैज ए डिफिनाइट शेप एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट डिफिनाइट शेप किसका होता है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका करेक्ट आंसर बनता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। और एमॉर्फस आपको बोलेगा तो इनडिफिनाइट शेप और शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसका नहीं होता। आपका क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का क्या होता है? तो -1, 0, 1 या फिर इन्फिनाइट। द करेक्ट आंसर विल बी इन्फिनाइट। इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया यहाँ पे। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज इन्फिनाइट। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इन्फिनाइट एज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका नेट होता है, जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेटल के अंदर, हमेशा वो क्या होता है? आपका जीरो होता है। तो मेटल के अंदर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपका मेटल में इन्फिनाइट होगा। ठीक है,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द पेस ऑफ ए कैटेलिस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो किसी भी कैटेलिस्ट का प्रोडक्शन में ये पेस को कौन इंक्रीज कर देता है, तो आपका डिक्रीजिंग ई है, इंक्रीजिंग ई है, इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग एंट्रोपी। द करेक्ट आंसर विल बी डिक्रीजिंग ई है। अगर आपका ई ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी घटता है तो आपका कैटेलिस्ट का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी को, मतलब उसके थ्रेशोल्ड को पार कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने एक बार भी इसे पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो आपको एक आइडिया मिलेगा। मैंने इसलिए आपको कहा था कि आप बेसिक अपने से पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे ऊपर छोड़िए। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस इन विच द रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। उस रीजन को पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, नॉन ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। शील्डिंग का मतलब होता है रोकना या फिर उस एरिया को फ्री कर देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ईजे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि आपको उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से रोकना। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फेनोमेना सीन व्हेन ए फैराडे केज इज यूज्ड टू ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया जाता है, यहाँ पे ब्लॉक किया जाता है, और इसे हम लोग फैराडे केज भी कहते हैं। बहुत बार ये भी पूछा जाता है एमसीक्यू में, ये भी ध्यान रखना है आपको। The quantization of the charge indicates that charge which is a fraction of charge on an electron is not possible। ये बिल्कुल सही बात है कि चार्ज का फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और क्या है, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, दिस एग्जिस्ट मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन पार्टिकल। द quantization of the charge indicates that charge which is a fraction of charge on an electron is not possible। ये बिल्कुल सही है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, आपका फ्रैक्शन में नहीं होता है चार्ज। बाकी ये तीनों आपका सही है। ठीक है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। चार्ज एग्जिस्ट एज ए पार्टिकल, ये भी पढ़ते आ रहे हैं, और ये भी बिल्कुल सही है, देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट। नेक्स्ट होगा आपका हाउ आर द डिफरेंट कलर्स यूज टू मेक गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या लगता है, तो डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल, वेरिएबल वैलेंसी ऑफ गोल्ड, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड, इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल आपका लगता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी है, बिकॉज द साइजेस ऑफ द कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल वेरी कोलाइडिक वेरी। ठीक है, अलग अलग साइज का होता है कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल। तो कोलाइडल गोल्ड सॉल्यूशन मेड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस हैव डिस्टिंक्ट कलर। तो अलग अलग प्रोसेस से उसे बनाना पड़ता है, और अलग अलग प्रोसेस यूज करने की वजह से ही उसका कलर में चेंजिंग आने लगता है। द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल डिटरमाइंस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। और कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या डिटरमाइन करता है, उसका कलर डिटरमाइन करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट डायमीटर मतलब अलग अलग साइज के कोलाइडल पार्टिकल के वजह से गोल्ड पार्टिकल, गोल्ड का हम लोग ये कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर हम देख सकते हैं कि अलग होता है। तो सिंपल सा चीज है, आपको ये ध्यान। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट क्रिस्टल लेटिस डिफ्रैक्शन पैटर्न इज करेक्ट। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो आपका होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री वो एक पोज करता है। डोंट हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल गलत है। और ये आपका बोलता है डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ए लीनियर स्पेस, नहीं, डिफ्रैक्शन पैटर्न कंटेन्स अल्फा रेस, ये भी बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट को कौन कम कर देता है, कैटालाइटिक प्रोमोटर तो रिएक्शन रेट को बढ़ाता है, होमोजेनियस कैटालिस्ट से कोई मतलब नहीं है, हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट जो अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बनाओ, और कैटालाइटिक पॉइजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटालाइटिक पॉइजन क्या करता है, आपके रिएक्शन रेट को डिक्रीज कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपका व्हाट इज द टर्म फॉर ए लिक्विड डिस्पर्जन। तो कभी भी आपका जो लिक्विड का डिस्पर्जन होगा इन अनदर लिक्विड, मतलब एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में जब हम डिस्पर्सन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका बनता है इमल्जन। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि सारा क्वेश्चन एक ही में आ जाए। जेल इज ए डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड इन ए सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में कहा जाएगा तो जेल इसका एग्जांपल होता है, आपको ये याद रखना है। फोम इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन ए लिक्विड, गैस से लिक्विड में अगर कहा जाए तो आपका फोम एग्जांपल है। और आपको इमल्सन कहा जाए तो ये आपका लिक्विड इन अनदर लिक्विड, ये लिक्विड इन लिक्विड है। और एक होता है आपका एरोसोल, एरोसोल क्या होता है, ये आपका डिस्पर्जन ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इन गैसियस मीडियम। तो सॉलिड या लिक्विड से आपका जो गैसियस मीडियम में होता है ये होता है एरोसोल। तो ये चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों में से एक आपका हर एक साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है द साइज
If the sizes of the charged bodies are very small as compared to the distance between them, we treat them as, तो बहुत दूर का अगर हम डिस्टेंस ले लें और साइज ऑफ चार्ज बॉडी अगर हम देखें उस डिस्टेंस से, तो हम उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं, ठीक है। जीरो चार्ज नहीं, उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं। सिंगल चार्ज भी नहीं, नो चार्ज भी गलत है, पॉइंट चार्ज कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आपका स्टेट ट्रू और फॉल्स, द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट कंजर्व। तो टोटल जो चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, इट इज ऑलवेज कंजर्व। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ये हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज कंजर्व। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल ही फॉल्स है। कभी कभी ट्रू फॉल्स भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, फॉल्स आपका करेक्ट आंसर बनता है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और सब तक ये वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट है आपके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूले, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द ही इस चैनल को आप ग्रो करने में मुझे मदद कीजिए, और मैं आपको बेस्ट कंटेंट देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।